हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। चलो, विल क्विकली स्टार्ट द चैप्टर 7 पार्ट 2 ऑन सिक्योरिटाइजेशन एंड टोकनाइजेशन, सीए फाइनल, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। वी हैव डिस्कस्ड ब्रॉडली व्हाट द सिक्योरिटाइजेशन इज, how the benefits, the concepts, the participants, even the drawbacks. So I think we're not covering it again, but I think second part जो theory हमने कल थोड़ी सी छोड़ दी थी because it was a different concept. We did not wanted to merge it. That is related to tokenization. So हमने इसके drawbacks भी थोड़े बहुत पढ़ लिए। जनरली तो बेनिफिट ही हैं, बट हर चीज़ में देखो कुछ तो drawbacks होते ही हैं। Now we have to discuss the tokenization. Tokenization के बाद हमें थोड़ा सा securitization in India भी पढ़ना है। So let's start. Anyone knows what the tokenization is? Difference between securitization and tokenization? मोटा मोटा सेम ही है। Securitization is much more easier, simple है। आपने अपने क्रेडिट सेल डेटर रिसीवेबल को सेल कर दिया ऑफ बैलेंस शीट। Tokenization is more technical, more tricky, but ज़्यादा हर जगह ये यूज हो रहा है। I'll just show you in form of a diagram. ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, but let's just quickly understand. I hope you, I mean, I hope क्या मतलब, I am 100% sure आप सब ने AI का नाम, ब्लॉकचेन का नाम, ML, मशीन लर्निंग, देखो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। सीए फाइनल, सीए में भी इंस्टीट्यूट में हम पिछले 15 साल से टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। I mean, we shall be proud on ourselves, on our institute, कि वो हमें सिर्फ सिंपल काम की बातों के साथ साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्क नाउ, so that also they are teaching. So why I am talking about technology again and again? Because of the first line, the way tokenization is defined in our module itself. आपको पता ही है मेरे नोट्स 80-85% मॉड्यूल के हैं, 10-15% 25% चार्ट्स चोट्स और क्लैरिफाई करना, सिंप्लीफाई करना। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वी आर अपलोडिंग ऑल द नोट्स इन द लिंक, प्लीज डाउनलोड इट। मैं वैसे भी कंपाइलर इन नेक्स्ट आई से 10-15 डेज में पब्लिश कर दूंगा, जिसमें सारे नोट्स की समरी, नॉट समरी, द फुल फ्लेज नोट वुड बी अवेलेबल टू डाउनलोड इन वन गो. So before we discuss, we have to discuss the tokenization. Very good. So before we discuss tokenization, we have to understand the blockchain. ये क्या मतलब है सर? डेफिनेशन में बोल रहे हैं कि बिफोर वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टोकनाइजेशन वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। व्हाई? भाई सीधी सी बात है, अगर आपको पहले क्रिकेट समझना है तो बैटिंग क्या होती है, बॉलिंग क्या होती है, फील्डिंग क्या होती है, वो समझना पड़ेगा। सो ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी जिसके बेसिस पर टोकनाइजेशन वर्क करता है। सो ब्लॉकचेन क्या होता है गाइस? ये बहुत ही इवॉल्विंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। बिलीव मी, आई हैव स्टडीड अबाउट ब्लॉकचेन मल्टीपल आवर्स। इवन मुकेश अंबानी जी, हु डजंट नो, मोटा भाई। सो मुकेश अंबानी जी मेरे तो क्या भाई हुए, बट मुकेश अंबानी भाई, इनका भी वीडियो है। ही इज सीइंग दैट ब्लॉकचेन विल टेक अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। अभी क्या होता है, आपके पास एक रिपोर्ट होती है, बैंक में आपने पैसे डाले, एक एक आपके पास स्टेटमेंट है, उनके पास भी लेजर होता है। इट्स नॉट कि बैंक के पास लेजर नहीं होता। अपनी किस, यू अंडरस्टैंड व्हाट द लेजर इज, व्हाट द रिपोर्ट इज, व्हाट द पोजीशन स्टेटमेंट इज। बट जो ये लेजर है, ये अगर चेन के थ्रू मल्टीपल लोग इसको मॉनिटर करें, एक पर्टिकुलर लेजर को, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली लेजर तो एक ही है, बट उसमें पोस्टिंग का राइट, उसमें एडिटिंग का राइट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ऑन अ सिंगल पर्सन। बोलो सर ये क्या टेक्नोलॉजी हुई? तो अभी हम समझते हैं इसे। द लेजर डेटाबेस, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड आल्सो, ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज, विद नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। तो बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज्ड है। द लेजर डेटाबेस इज एवरी एंट्री एज परमानेंट। इट इज एन append only database which cannot be changed or altered. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्कशीट में यूज हो सकता है, अभी यूजेज हम पढ़ेंगे। आपकी जो मार्कशीट थी, व्हाट यू कॉल इट, जो आपकी वो थी, बैक डेटेड कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं बना सकता। सेम डेटाबेस जो उस साल का रिजल्ट था या whatever is held by multiple other peoples. To change that database, you will require multiple people's authority. एक ने रिजेक्ट कर दिया, नया चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा।
So all the new guys have to accept the change for an entry to be passed in the distributed ledger technology. All transactions are fully कुछ चेंज नहीं हो सकता जो ट्रांजेक्शन एक बार अप्रूव्ड हो गई. एनी चेंज इन द ट्रांजेक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड एज अ न्यू ट्रांजेक्शन. तो कुछ रिवर्स करना है, सब लोग अप्रूव करेंगे, whosoever is holding the distributed ledger, then only it will get recorded as a new transaction. आप पीछे जाके एंट्री को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको मॉडिफिकेशन रेटिफिकेशन एंट्री डालनी पड़ेगी. द डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क रेफर्स टू द नेटवर्क विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी बैंक, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट. अभी तक जितने भी यूजेज आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के और आयल से ब्लॉकचेन के, वो सारे व्हाट डू यू कॉल इट जनरल पब्लिक में है. देयर आर नो प्रॉपर रूल्स. एआई में भी अभी रूल नहीं है. दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं बट रेगुलेशन होना ही पड़ेगा. तो राइट नाउ देयर आर नो रेगुलेशन. ब्लॉकचेन जनरली यूजेस चेन ऑफ ब्लॉक्स. मैंने आपको एक्सप्लेन किया और यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर आल्सो. Chain of blocks with each block representing the digital information stored in public database. So approve किसी और ने किया, record किसी और ने किया, enter किसी और ने किया and all that stuff. So quickly मैं आपको ब्लॉकचेन की फोटो दिखा देता हूँ. थोड़ा सा ब्लॉकचेन के ऊपर भी थ्योरी है हमारी कि ट्रांजेक्शन कैसे चलती है, बट मेन चीज हमारे को टोकनाइजेशन ही करना है. टोकनाइजेशन का भी मैंने चार्ट भी डाला हुआ है, थ्योरी भी है. तो ब्लॉकचेन कैसे चलती है? अगर कोई नई ट्रांजेक्शन होती है, एक जो ब्लॉक है वो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है. ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड. अब इस कंप्यूटर का नोड, इस नोड का मतलब whosoever is जो भी उस लेजर के ओनर्स हैं. सो लाइक एक मेरा यूनिवर्सिटी को चला गया, ऐसे यूँ तो नहीं लिखते भाई. एक मेरा यूनिवर्सिटी को चला गया, एक मेरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज को चला गया, एक मेरा स्टूडेंट को चला गया, एक मेरा कॉलेज के अंदर भी, मतलब आई मीन जस्ट गिविंग एग्जांपल. तो इन सब के सब नोड्स को चली गई वो इन्फॉर्मेशन. सो ये सारे जितने भी यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, मुझे क्या दिखाना, 1 2 3 4 5. द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड. अब ये जो नोड्स वैलिडेट द ट्रांजेक्शन एंड रिसीव्स अ रिवॉर्ड प्रूफ. तो अब ये अगर क्योंकि ये बिटकॉइन के लिए भी यूज होता है, तो जितनी भी नोड्स होती हैं उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी मिलता है इस पूरी ट्रांजेक्शन में. तभी तो ये लोग काम करेंगे. कहीं पे रिवॉर्ड नहीं भी होता. तो ये द ब्लॉक इज एडेड टू द, जब ये सब ने अप्रूव कर दिया, ये ब्लॉक आके ऐड हो गया. पहले ये 4 ब्लॉक थे. अब बोलोगे सर इतनी क्या बड़ी बात है? बात यही है कि ये जो पांचों लोग हैं इंडिपेंडेंट है, किसी का कंट्रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है. अब ये एक बार परमानेंट हो गया, इसमें कोई पीछे जाके चेंज नहीं कर सकता. बस यही है टेक्नोलॉजी. सो बेसिकली ब्लॉक है और वो ब्लॉक लेजर में ऐड हो जाता है. ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टीपल पीपल और ऑथराइजिंग ट्रांजेक्शन, आपको पता है ये कंफर्मेशन होगा. प्रूफ ऑफ पेपर ये ब्लॉक ही हो गया, और जिसने भी अप्रूव किया नोट्स ने, जितनी भी नोट्स ने अप्रूव किया, ये प्रूफ ऑफ पेपर ही है, और फिर रिजल्ट आ जाएगा अपना. गाइस इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है. आसान इसलिए नहीं मैं बोल रहा क्योंकि प्रैक्टिकल अभी इसकी जो डिलीवरी होनी, इस टेक्नोलॉजी के बेस पे काम बहुत होने स्टार्ट हो गए हैं. अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, बट इतना ज़्यादा पब्लिक में अभी इसका अवेयरनेस और आयल से डे टू डे लाइफ में इतनी ज़्यादा यूज नहीं हो रही. दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग द, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया इजीली वो तो ठीक है. जिसको नहीं समझ में आया देन देयर इज अ वो समझा नहीं पाएगा, वो थ्योरी में बोलते रहेगा जो भी मर्जी. बट बेसिक कंसेप्ट यही है कि जो वैलिडेटर्स हैं दे आर मल्टीपल, दे आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी रेगुलेटर. वंस इट इज अप्रूव्ड इट कैन नॉट गेट मॉडिफाइड, बिकॉज अगर इस बंदे से कोई गलती हो गई होती तो वो अप्रूव ही नहीं होता, ये ब्लॉक एडेड ही नहीं होता. तो एक बार जब पांचों ने कर दिया अप्रूव, और एक्चुअली ब्लॉकचेन में तो क्या होता है, एवरी पार्टिसिपेंट्स इज ए मेंबर. तो अगर सबने कर दिया और ये 5 के यहाँ पे 50 भी हो सकते थे, तो उसको फिर चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो गाइस इसके फायदे क्या हैं? फायदे अभी हम पढ़ लेंगे. ए सिंपल एनालॉजी अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है गूगल डॉक. भाई गूगल डॉक है, उसमें कोई भी बंदा ऐड कर सकता है, कोई भी बंदा एडिट कर सकता है. हैविंग सेड पुरानी सारी हिस्ट्री रिकॉर्डेड रहेगी. एक साथ मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं. They create a decentralized distribution chain that gives everyone access to the document at the same time. No one is locked out awaiting changes from another party. तो सब लोग अपना कर सकते हैं. While modification to the document are being recorded in real time, making changes completely transparent. गाइज मेरा सजेशन रहेगा, मैंने 1-2 बार 10-12 बार ट्राई किया है, एक बार आप भी गूगल डॉक को ट्राई कर लो. ये थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल है ब्लॉकचेन का. ठीक है, ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता ही दिया. ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, ये वही मैंने ऊपर समझाया है आपको कि कोई नेटवर्क में जाता है, फिर क्रिप्टोग्राफी हो जाती है उसके,
एग्जिस्टिंग ब्लॉक इज एडेड आफ्टर वैलिडेशन। ये ऊपर मैंने आपको समझा ही दिया है। एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? गूगल डॉक्स तो हमें समझ में आ गया, यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि ये ना एक पूरे ट्रेड लाइफ साइकिल में कब आपने एक लोन लिया, कब आपने अप्लाई किया, कब आपने उसका डिसबर्समेंट किया, कब आपने उसकी पार्ट रीपेमेंट की, कब आपने पूरा सेटल किया। अभी बोलोगे कि सर ये तो दो लोगों के बीच की बात है, क्यों? एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता था आपका, एक आपने अगर ये वाला बंदा जो लोन था, बैंकर ने अपना लोन किसी को बेच दिया है तो हमने ऊपर सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा, तो इन सारी चीज़ों में ये बहुत यूज हो सकता है। आया समझ में? बैंकर ने लोन बेच दिया था, बैंकर का रिसीवेबल था, उसने किसी और को दे दिया था। अगर ये चैनल के थ्रू चलता है तो ये क्या कहते हैं, सबके पास रिकॉर्डेड रहेगा। Whether the physical or say digital laptop, smartphone, automobile shift from one person to another, तो बेसिकली ये आपका पूरा ट्रेड लाइफ साइकिल को कवर करेगा इन ऑल द नोड्स। नोड्स का मतलब आप पार्टिसिपेंट से ले लो, हर लोगों के पास एक ही एंट्री होगी, ऐसा नहीं है कि जो बैंक ने बोल दिया वही सही है। हेल्थ केयर, सो आपका जो हेल्थ केयर का डेटा होता है, ये काफ़ी कंट्रीज में स्टार्ट भी हो गया, क्योंकि आपका जो डेटा है, आपका जो इंश्योरेंस, ये एक हॉस्पिटल हो गया प्रोवाइडर, फिर आपका इंश्योरेंस एजेंट हो गया, आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, आपका जो टीपी होता है, आप खुद हो गए ओनर। तो ये एक टेक्नोलॉजी आ गई, सबके पास सारा डाटा पड़ा है आपका। कुछ लोग कुछ हिडन नहीं हो सकता, कुछ कुछ मतलब बेसिकली देयर कैन नॉट बी टेम्परिंग। गवर्नमेंट, सो ये गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नेसेसरी पॉलिटिकली शुड गिव एन आंसर टू गवर्नमेंट। लैंड रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे यूज हो रहा है। उस लैंड के ऊपर इतने फ्रॉड होते हैं लैंड में आजकल। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, blockchain improve the transparency and provides a better way to monitor the audit transaction of the system। कैसे कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स इन्वॉल्व थे वो सब उस ट्रांजेक्शन के नोड बन जाते हैं, एटलीस्ट जो भी होते हैं, कोई भी डेटा टेम्पर नहीं हो सकता ब्लॉकचेन के कंसेप्ट में। ट्रेवल इंडस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, रिजर्वेशन, लॉयल्टी, सेम थिंग। इकोनॉमिक फोरकास्ट, आई डोंट नो ये कैसे करेगा, मतलब फाइनेंशियल देना होगा। डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट, सो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड आप वोटिंग करा सकते हो। भाई ऐसा होता है कि आजकल के जो फोरकास्ट पब्लिश होते हैं वो एक या दो लोगों ने बना दिए, वो बोलते हैं कि हमने 50 लोगों से या 100 लोगों से या 1000 लोगों से सैंपल लिया था। बट यहाँ पर इस डेटा में आपको ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी, स्टॉक ट्रेडिंग में एंड ऑल दैट स्टफ। रिस्क क्या होते हैं इसके? ब्लॉकचेन में कोई रिस्क हो सकता है? डेफिनेटली रिस्क हो सकता है। विद डिफरेंट मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में डिफरेंट रिस्क एपेटाइट एंड टॉलरेंस दैट may lead to conflict। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो सकता है। अब अगर 50 नोट थे वहां पर, अगर एक ने भी अप्रूव नहीं किया तो हम तो फंस गए ना। अगर इसका कोई मैटर डिफरेंट है, अगर एक आधा इसने कोई गलती पकड़ी है फिर तो ठीक है, बट ये जानबूझ के उसको वो कर रहा है या कुछ डिफरेंट वो आ गया, देन यू आर स्टक अप बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन ऑल द नोट्स फॉर क्लियरेंस। ठीक है, देयर मे बी क्वेश्चन अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द रिस्क। और नहीं हो रहा काम, कंफर्मेशन ही नहीं हो रहा, ब्लॉक ऐड ही नहीं हो रहा, तो किसी ना किसी को लेना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी इसमें किसी की नहीं है अभी। द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। अभी कोई इतनी टेक्नोलॉजी इतनी स्टेब्लिश नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी तो स्टेब्लिश हो गई, अभी इसके टेस्ट रिजल्ट, प्रूवन रिजल्ट मार्केट में हुआ नहीं है। कल नोट का एक सिस्टम में फट गया, खराब हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, एंड अंडरलाइंग कंज्यूमर मैकेनिज्म हैज बीन टेम्पर्ड विद, इट कुड हैंडल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली टेम्परिंग के चांसेस तो थोड़े कम है रिलेटिव। देखो फिर तो हर जगह ही हो सकता है, जो नॉर्मल अपना लेजर है उसमें भी हो सकता है, इसमें चांसेज कम है। बट मेन चीज है टेक्नोलॉजी येट नॉट टेस्टेड, अंडरलाइंग कंसेंसस मैकेनिज्म अभी जो नोट्स कैसे करेगा वो थोड़ा सा टेम्पर हो सकता है। रिस्क कम है बट रिस्क है। अभी हम रिस्क पढ़ रहे हैं ब्लॉकचेन के। उसके बाद आगे नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं अभी। अब बिटकॉइन में इशू क्या आ रहा है, और सब ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है, किसके पास क्या है क्या नहीं है। तो अभी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट प्रोटोकॉल नहीं है। देयर वुड बी चैलेंज इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल एक्टिविटीज। इन सच केसेस यूजर ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन फाइंड्स डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जनरल आईटी कंट्रोल। अगर आप मतलब आपने खुद ही देखा है, अगर आप कुछ समझना चाहोगे बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी के ऊपर तो आपको कोई बता नहीं पाएगा ठीक से। बस यही है कि वो जीएल है, आपको अपना कोड याद रखना, फलाना धमका। कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेटर।
ह्यूमंगस डाटा गेटिंग अपडेटेड फ्रिक्वेंटली, रिस्क रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो सकती है। भाई कैसा है, सिस्टम तो क्रैश होते ही हैं, तो इसका भी सिस्टम क्रैश हो सकता है। जिस भी सिस्टम पर हो चांसेस, जहाँ पर भी फिर अगेन नॉर्मल सिस्टम भी क्रैश होगा, ये भी क्रैश होगा, यहाँ पे रिस्क कम है बट रिस्क तो है ही है। मॉनिटरिंग कोई ना कोई तो कर रहा होगा। सो बेसिकली ये बिकॉज अभी अनरेगुलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। बट बुक ने क्या बताया रिस्क, बेसिकली इसने यही बताया कि क्या कहते हैं, हर एक बंदे की अपना रिस्क एपेटाइट हो सकता है, तो टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत टेम्पर हो सकती है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ह्यूमंगस डाटा होता है, डाटा में किसी न किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। दे हैव टू फाइंड कॉम्पिटेंट पीपल टू डिजाइन परफॉर्म इफेक्टिव मॉनिटरिंग कंट्रोल एज मी गिव वर्ड। अब आ गए अपनी मेन ट्रांजेक्शन। तो भाई भाइयों तो नहीं बोलूंगा, चलो बच्चों आपको समझ में आ गया ब्लॉकचेन? जैसे जितना आपको समझ में आया उतना हमें भी समझ में आ गया। तो कुछ नहीं है, जब मैं भी इसको पढ़ रहा था, ब्लॉक चेन इज मल्टीपल चेन में जैसे राउंड होते हैं, आपने देखे ही होंगे। यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की थी, यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए थे। तो बेसिकली, और जो मैंने आपको मोटा भाई की बात बताई, मोटा भाई कौन होता है भाई? मुकेश अंबानी जी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एक लेजर में जो एंट्री डालने का काम है, एंट्री वैलिडेट करने का काम है, वो कई लोगों का है। एंड सेम लेजर इज स्टोर्ड एट मल्टीपल नोड्स, टेम्परिंग इज नॉट पॉसिबल। तो वो एक जनरल नॉलेज थी, उसके बेसिस पे बहुत सारी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, फाइनेंशियल में हो रहा है, हेल्थ केयर में हो रहा है, गवर्नमेंट में हो रहा है। यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब मेन जो हमें पढ़ना था आज, मेन तो वो भी था, इससे थोड़ा ज़्यादा ही था। टोकनाइजेशन क्या होता है? तो क्या सिंपल सी चीज़ है, जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स इनटू ब्लॉकचेन। तो बेसिकली आपको ब्लॉकचेन में अपने एसेट्स भेज देने हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन होती रहेगी। Digitally representing anything has recently acquired a lot of traction. It can be effective control like real estate, artwork, etc. तो 5 steps of tokenization क्या होते हैं? मैंने 2 ग्राफ दिए हैं, ये वाला कर लेते हैं, दोनों ही वैसे करने, चलो पहले ये कर लेते हैं। अगर आपने बेसिकली क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल, इजी एंड सूटेबल एग्जांपल। जब हम क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट आप करते हो किसी मर्चेंट को, तो आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेंड टू द ब्रेन ट्री वॉलेट विदाउट एवर हिटिंग द मर्चेंट। तो आपने जिस में लगाया, जिस मशीन में लगाया क्रेडिट कार्ड, या जहाँ पे आपने अपना नंबर डाला, वहाँ पे वो डिटेल नो स्टोर नहीं हो रही हैं, ठीक है? वो जाती हैं अपने एक दूसरे सर्वर पर, वहाँ से वो एक लाके अपना एक टोकन जो होती है वो मर्चेंट को देती हैं, रिटर्न टोकन टू मर्चेंट, मर्चेंट टू टोकन को यूज करता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये टोकनाइजेशन हो गया। दोबारा इधर देख लेते हैं। कस्टमर है, मर्चेंट को उसने दिया, मर्चेंट को जब उसने नंबर डाला, तो ये एक्वायर्ड बैंक के पास टोकन चला गया, कार्ड नेटवर्क ने एक नया टोकन इसने मर्चेंट को वापस दे दिया, दोनों ने आपस में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। कॉन्फिडेंशियल है, आपका जो डेटा कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा। टोकनाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन हमने पढ़ा ही था। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? लिक्विड एसेट को लिक्विड बना देना। टोकनाइजेशन क्या होता है? वो लिक्विडिटी ऐड कर देता है, इंजेक्ट्स लिक्विडिटी। कैसे? भाई अगर आपके पास कार्ड नहीं होता, आप इधर उधर घूमते रहते, या फिर आपका कुछ एसेट ऐसा है, टोकन इटसेल्फ मे बी यूज्ड इन अभी नीचे पढ़ेंगे हम, सिटी हैज लॉन्च्ड, चलो सिक्योरिटाइजेशन कह लो। तो ये कई बार नॉन करंट एसेट्स को करंट एसेट बनाने में, या नॉन लिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट बनाने में भी ये काम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिसको भी रियल मार्केट में काम नहीं करना, टोकन क्या है? दैट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। हमने सिक्योरिटाइजेशन में ही पढ़ा था। किसी बैंक को अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एग्रीकल्चर के लिए इधर उधर लोन देना है, वो लोन नहीं दे पा रहा, उसने किसी दूसरे बैंक से लोन खरीद लिया, कहानी खत्म। उसने अपने रिसीवेबल बेच दिए। ट्रेडिंग, बोथ आर ट्रेडेबल, सेंस जनरेट वेल्थ, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बोथ प्रोवाइड न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। खैर आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, एक थोड़ा अलग तरीके का कंसेप्ट है, आपने शायद देखा हो बट आपको नहीं समझ में आएगा इतनी इजीली कि सिक्योरिटाइजेशन। मैं सिक्योरिटाइजेशन पे चला गया अभी। वाई इज इट नॉट अलाउड? कल भी मैंने ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, अब दोबारा भी बता रहा हूँ कि थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स है बट इतना मुश्किल नहीं है। लेक्चर को ध्यान से एक दो बार सुनो, एक दो बार पढ़ो, थोड़ा बहुत अपना गूगल करो अगर करने की जरूरत पड़ती है तो। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक से सुन लोगे तो। आसपास को विटनेस करो, नोटिस करो, यू विल सी व्हाट द सिक्योरिटाइजेशन इज एंड व्हाट द टोकनाइजेशन इज।
थोड़ा सा ही हमारे चैप्टर में था, मेरे ख्याल से थ्योरी का ही क्वेश्चन बनता है इसमें, आपकी अवेयरनेस बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ है। सिक्योरिटाइजेशन इंडिया में आया कैसे? सिटी बैंक लेके आया था इसको इंडिया में, मूव टू अदर्स रिसीवेबल नाउ, हर तरह के रिसीवेबल में चला गया ये। प्राइमरीली तो मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली क्रेडिट सेल्स के लिए होता था। फिर ये ऑटो इंडस्ट्री में चला गया, तो ऑटो इंडस्ट्री में ऑटो की इंडस्ट्री का जो मॉर्टगेज है वो सेल एक बैंक कर रहा है, लास्ट में किसी और बुक को, किसी और बैंक को वो फर्दर सेल कर रहा है, तो अपना रिसीवेबल उसने बेच दिया किसी को। दिस कैन ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग दी सरफेसी एक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है ये, बेसिकली टू मैनेज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होते हैं गाइस? जो जो जिसने, आपने अगर बैंक से लोन लिया, आप बैंक का इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, प्रिंसिपल नहीं दे रहे हो, तो वो एनपी हो गया। इफ बैंक डज नॉट रिसीव देयर मनी ऑन डे वन व्हेन इट इज ड्यू, इट इज एनपीए। डे वन पे एसएमए रिपोर्ट हो जाता है, बट डे 90 पे वो एनपीए हो जाता है। 90 दिन की मॉनिटरिंग में चला जाता है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, 90 पे तो एनपीए डिक्लेयर करता है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अ लोन विच इज नॉट एबल टू जनरेट इंटरेस्ट, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। तो इससे क्या होता है, फिर वो डिफॉल्ट ही नहीं है। तो अब वो क्या कर सकता है, इसको किसी आगे बेच सकता है, जिस लोन पे एसेट नहीं आ रहा उसको कहीं आगे बेच सकता है, या फिर जो बैंकर है वो सरफेसी एक्ट की हेल्प लेगा। तो ये क्या कहता है, गवर्नमेंट हैज टू कम आउट विद सो इससे क्या होता है, अगर आपने ये टोकन टोकन करा दिए, अब जो अदर रिस्क लेने वाले लोग हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जब उनको बेच सकते हो तो थोड़ी इसमें हेल्प मिल जाएगी। और थोड़ा सा आपका अगर सब पता है कि उसने जो पैसा लिया था, फंड्स कहाँ कहाँ पे मूव हुआ, जो कैश आपने लिया था, तो थोड़ा सा अगर कोई डाइवर्जन हुआ है फंड का, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम इसका सरफेसी में भी यूज होने लग गया, इंडियन कैपिटल मार्केट में यूज हो रहा है। कैसे? आई विल नॉट से सिक्योरिटाइजेशन, वो टोकनाइजेशन हो ही रहा है। तो सिक्योरिटाइजेशन भी हो रहा है, एक बंदे ने लिया शेयर, उसने आगे रिसीवेबल किसी और को बेच दिए। माइक्रो फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, जिनके खुद स्टोर्स नहीं होते, ये सिक्योरिटाइज रिसीवेबल खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें चलते रहते हैं। कितनी बड़ी मार्केट है भाई, 2 ट्रिलियन की मार्केट हो चुकी है ये, 2 ट्रिलियन की मार्केट हो चुकी है, बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है ये। नॉन बैंक्स हु आर लुकिंग टू ग्रो देयर लोन बुक्स, सीधी सी बात है, एक बैंक है, सपोज एसबीआई है, या कोई कोऑपरेटिव बैंक है, या कोई पुराना बैंक है, पीएसयू, कोऑपरेटिव हो गए, पीएसयू हो गए। अब इनके पास बहुत सारे लोन हैं, इनकी ओल्ड ब्रांचेज है, सरकारी ज़मीन पे इनकी ब्रांचेज बनी हुई थी, बट इनके पास समझ नहीं आ रहा है इनसे, उसको ठीक से डिप्लॉय नहीं कर पा रहे। दे आर एक्चुअली लोन, इन्होंने कैश तो ले लिया या फिर लोन तो दे दिया, और उसको संभाल नहीं पा रहे, तो ये उसको प्राइवेट बैंकों को, या फिर एमएनसी बैंकों को, या फिर जो बड़े बैंक्स हैं उनको ये बेच सकते हैं उसे, सीधे वो रिसीवेबल हो गया, तो इनका रिस्क कम हो गया, डाइवर्सिफाई, इनकी ग्रोथ हो गई, इनका रिस्क कम हो गया। सेबी हैज अलाउड एफपीआई टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज्ड डेट। गाइस बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, मैंने आपको डरा दिया, डरने वाली कोई बात नहीं है। 11-12 पेज की थ्योरी है, ठीक से पढ़ो। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, सरफेसी एक्स को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया आपको, डिजिटल टू नॉन डिजिटल बताने की कोशिश की, पूरे बढ़िया से आपको डायग्राम बना के समझाया है। आई थिंक यू माइट हैव गॉट इट। हम इसका डाउट सेशन भी कर लेंगे, नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। चलो, सी यू वेरी सून in the next chapter. Please like and subscribe the channel so that you get the notification very quickly. जो standard students हैं उनको तो मिल रही है, but for new students I want you to get benefit out of this session, और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। चलो, take care, bye bye.